नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में अभी से तलवारें खींच गई हैं। सबसे ज्यादा उथल पुथल बस्तर संभाग में दिख रही है। बस्तर संभाग में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल से छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार का सफाया कर दिया था। छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है, इसलिए दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के नेता अभी से मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने खुद कमान संभाल रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेपी नड्डा का दौरा बस्तर के जरिए बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी करा सकता है? क्या यह दौरा सत्ता की कुंजी साबित होगा? बस्तर संभाग को छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी माना जाता है। बस्तर संभाग में भाजपा का लगभग सफाया हो चुका है। इसी वजह से इस बार बीजेपी के प्रदेश और केंद्रीय नेताओं का लगातार बस्तर दौरा पार्टी के खोए हुए वोट बैंक को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश माना जा रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरने जगदलपुर पहुंचे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इधर बीजेपी नेताओं के लगातार बस्तर दौरे से कांग्रेस भी चौकन्नी हो गई है। खुद सीएम भूपेश बघेल किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए बस्तर का दौरा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के कामकाज के साथ विधायकों की परफॉर्मेंस को भी टटोल रहे हैं। यानी भूपेश बघेल अकेले ही बस्तर की कमान संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश संगठन से मिले फीडबैक की पार्टी स्तर पर दोहरी पड़ताल की जा रही है। बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस्तर में मतदाताओं के रुझान की जानकारी प्रदेश के अलावा केंद्रीय स्तर पर अलग अलग स्तरों पर जुटाई जा रही है। बस्तर डिवीजन में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी और दंतेवाड़ा की सीट भी कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत ली है, जिसके बाद अब बस्तर संभाग में कांग्रेस का कब्जा है। जानकारों के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले बस्तर के कुछ आदिवासी नेता कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। यानी प्रदेश में सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस के लिए बस्तर में ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता। वहीं बीजेपी इसे भुनाने में लगी है। आने वाले समय में आदिवासी आरक्षण के अलावा बस्तर में आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा चुनावी फैक्टर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी माने जाने वाले बस्तर में राजनीति क्या गोल खिलाएगी? किस तरह से किसका साथ देगा बस्तर? आदिवासी जो कि यहाँ की एक अहम पूंजी जिसको कह सकते हैं, एक अहम आधार हैं, वो किसके साथ रहेंगे? ये समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बजाज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं और साथ ही बस्तर इलाके से वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी, लगातार कोशिशें चल रही हैं कि बस्तर में बड़े नेताओं का दौर दौरा हो। ओम माथुर जी आते हैं, कहते हैं जहां मैं खूंटा गाड़ देता हूं वो स्थायी हो जाता है। उसके तुरंत बाद अमित शाह जी का दौरा होता है। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर 2024 में आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 23 में छत्तीसगढ़ में सत्ता जो है वो बीजेपी को सौंपिए। इसके बाद प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका आज बस्तर का दौरा होता है। सिर्फ दौरा ही नहीं होता है, वो दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी लेते हैं, एक रैली भी करते हैं और बीजेपी के एक नेता की नारायणपुर में जहां कल हत्या हुई है देर रात, तो उनके घर भी पहुंचते हैं। क्या आपकी जो ये पूरी रणनीति है ये बस्तर का मन बदल पाएगी? देखिए अभय जी, बस्तर की जनता का रुख है ना, जी, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से
लोग बहुत निराश हुए हैं। जी पिछली बार तो इन्होंने अपार बहुमत दिया, 12 में 11 सीटें इनको दी, एक सीट बाद में इन्होंने उपचुनाव हासिल की, लेकिन बस्तर को हासिल कुछ नहीं हुआ। बस्तर के भाग्य में केवल धर्मांतरण लिखा था। इतना धर्मांतरण हो रहा है, वनवासी परिवार को धर्मांतरित करके, मतांतरित करके अब आपस में आदिवासी वर्सेस आदिवासी लड़ाई इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई है। आरक्षण में लोग ठगा गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 12 जातियों को जनजाति में शामिल करके एक नया उपहार दिया, नए सिरे से नया जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य है, जी इससे भी आदिवासी नाराज है। जी दूसरी बात यह है कि अरविंद नेताम जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस के वो भी उपेक्षित है, नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसके कारण आज बस्तर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही चलिए, है। आपको लगता है कि बस्तर की जनता ठगा सा महसूस कर रही है और इस स्थिति में बीजेपी का साथ अवश्य देगा बस्तर। जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को इसका लाभ अवश्य मिलेगा, सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी का हाथ थामेगा। सुरेंद्र जी, अभी आप अशोक बजाज जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जब से आप सत्ता में आए हैं, बस्तर को कुछ मिला नहीं है। उन्होंने 2 बड़े मुद्दे छेड़ दिए, धर्मांतरण और आरक्षण का, कि इन दोनों के जरिए जो है आदिवासी ही ठगे जा रहे हैं। क्या इसके ठीक विपरीत जो है मुख्यमंत्री का कहना है कि नड्डा जी आते हैं तो अपने राज्य में ही सत्ता नहीं बचा पाते, आदिवासियों के साथ बीजेपी के शासनकाल में भेदभाव ही हुआ है, उसको प्रताड़ना ही सहनी पड़ी है, हमने तो उसकी जमीन तक लौटाई है। आप क्या कहेंगे, आपका बयान क्या है? देखिए अभय जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, बस्तर में विकास हुआ है जी, वो अगर दिखता भी है तो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। पहली बात तो यह है कि आप ये समझ लीजिए, भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन कंपनियों से वापस लेकर के वापस किया है। पहली बात। दूसरी बात, जो जंगल के वनोपज पर जो निर्भर करते हैं, जो किसान या जो वनवासी, उनके वनोपज की खरीदी को 7 जिन्सों से बढ़ा के 65 जिन्स तक करके और पूरे देश में 74% वनोपज की खरीदी का कीर्तिमान स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ये सारा लाभ जो है बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासियों को मिलता है। तीसरी बात जो है कि बस्तर के बहुत बड़ा जो समूह है, जन समूह, वो तेंदुपत्ता पर निर्भर करता है। तो उनके तेंदुपत्ता की 2500 से कीमत बढ़ा करके उसको 4000 रुपए की जो कीमत मिली है जी, उससे उनकी आर्थिक हालत सुधरी है। धान की खेती करने वालों को 2640 रुपए धान की कीमत मिल रहा है। गोबर बेचने वालों को गोबर का कीमत मिल रहा है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक तो बस्तर के लोग, तमाम लोग, चाहे कहीं जाए ना जाए, हाट बाजार जरूर जाते हैं, अस्पताल नहीं जाते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और हाट बाजार क्लिनिक योजना आरंभ किया, जिसके कारण से बस्तर के स्वास्थ्य सुविधा में बहुत बड़ा अंतर आया है। जी जी। उसके अलावा जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मच्छर के मामले में, मच्छर के नियंत्रण करने के मामले में, कुपोषण के नियंत्रण करने के मामले में, इस तरह के जो लगातार काम हुआ है, और विशेष रूप से जो स्कूल बंद पड़े थे कई वर्षों से, उन स्कूलों को चालू करने का काम किया गया है। आज चलिए, आपका यानी कि आपका मानना है कि सरकार ने काफी कुछ किया है और जो बीजेपी कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये मानना है कि बीजेपी जो कह रही है उस दावे में कोई दम नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ किया है बस्तर के आदिवासियों के लिए और उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। इस बीच हमारे साथ जो है मनीष गुप्ता जी भी हैं, बस्तर के जानकार हैं, पत्रकार हैं। मनीष जी, दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों की अपनी कहानी है, लेकिन
अगर मैं चुनावी नतीजों और बस्तर के समीकरणों की बात करूं तो अगर पिछले चुनाव पर नज़र डालते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो वहां से तीन बड़े जो मंत्री, कद्दावर मंत्री रहे हैं बस्तर के, वो तीन के तीन चुनाव हारे। और बाद में भी जब उपचुनाव होते हैं तो सत्ता में जो सीटें रह, एक तो कांग्रेस अपनी दोनों सीटें बचा भी ले जाती है और बीजेपी के पास जो इकलौती सीट है वो जीत भी लेती है। इन सब से हटकर अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि कुछ छोटी पार्टीज भी थीं और उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, भले ही वो जो है तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पर रही हों, लेकिन कुछ पार्टीज थी जिन्होंने कि राज्य में अपनी उपस्थिति बस्तर इलाके में दर्ज कराई थी। मैं खासतौर पे बीएसपी, आप और जोगी कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जोगी कांग्रेस ने बस्तर की अलग अलग सीटों पर 28,509 वोट लिए थे, बीएसपी ने 21,700 वोट 8 वोट काटे थे और सबसे उल्लेखनीय आप थी जिस 32,100 वोट तो काटे। कई सारी सीटों पर वो चौथे या पांचवें या तीसरे स्थान पर दिखाई दी। तो ये जो समीकरण है, अब आप फिर सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, बीजेपी और कांग्रेस निश्चित तौर पे दावेदारी है ही, और तीसरी तरफ अगर कहें तो सर्व आदिवासी समाज नाम का एक नया पत्ता खुल गया है। इन सब के बीच में बस्तर इस बार कैसे व्यवहार करेगा, क्या रहेगा रुख बस्तर का? देखिए अभय जी, बस्तर आगामी जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं बस्तर की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी आपने जिन छोटे दलों की बात की उसमें एक दल और भी मैं जोड़ना चाहता हूं, वो है सीपीआई जी, जो दक्षिण बस्तर के तीनों विधानसभाओं में उनका अपना एक खासा जनाधार है। और अगर बस्तर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो बस्तर की कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मतों से हार जीत का फैसला जिनमें होता है। और जिस प्रकार का परिदृश्य अभी उपचुनावों में देखने में मिला कि सर्व आदिवासी समाज जो है एक नए रूप में उभर करके आया। दूसरा, इन 5 वर्षों में आपने भी ग्राउंड में काफी मेहनत की है और आपने पूरा एक प्रोफाइल तैयार किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में अब आपका जो प्रदर्शन है वो बस्तर में काफी चौंकाने वाला रहेगा। बस्तर में इसलिए चौंकाने वाला रहेगा क्योंकि आपकी जहां तक मौजूदगी है वो शहरी और पढ़े लिखे मतदाताओं में आपकी मौजूदगी ज्यादा देखी जाती रही है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे। लेकिन बस्तर में चूंकि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए और जिस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल मजबूत किया है उसको देखते हुए आपकी तैयारियां मुझे काफी जमीनी लगती हैं। और अगर आप मजबूती के साथ अगर खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल, आपका उदय, बिल्कुल जी, आपका उदय निश्चित तौर पर एक चुनौती बनेगा। और आपने सीपीआई की बात की तो सीपीआई की जो कुछ सीटों पर मौजूदगी है वो उल्लेखनीय तो है ही। जैसे जगदलपुर में तीसरे नंबर पर सीपीआई रही, भले ही उसने 3,000 के आसपास वोट हासिल किए हों। दंतेवाड़ा में 12,000 से ज़्यादा वोट सीपीआई कैंडिडेट ने हासिल किया था, वो भी वहाँ भी तीसरे नंबर पर थी। और कोंटा में तो मनीष कुंजाम जी 24,500 वोट ले आए थे। तो निश्चित तौर पर सीपीआई एक फैक्टर वहाँ रहेगा ही। मनीष जी आपके पास फिर आता हूँ मैं। अशोक जी, जिस तरह से ये तस्वीर सामने दिख रही है, भले ही राज्य में छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीधे सीधे दो ही पार्टी के बीच में आपसी मुकाबला होता है, लेकिन तीसरी पार्टी और तीसरे फैक्टर भी काम कर रहे हैं। आपने धर्मांतरण और आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन आरक्षण में तो आरोप सीधे सीधे आप पर ही लगता है कि राजभवन जो है आरक्षण पर जो है कुंडली मारकर बैठा है और उसमें जो है बीजेपी के नेता वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो एक बार भी राजभवन से आग्रह नहीं कर रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर कर दे। तो आप आरक्षण की हिमायत कैसे कर रहे हैं? अभय जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो संवैधानिक स्थिति है जी वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सरकार के प्रस्ताव का सहयोग किया। आज अगर हस्ताक्षर नहीं हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता केवल आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते। आरक्षण पहले जब बढ़ाया गया था 2012-13 में जी, उस समय आपने हाई कोर्ट में भेजकर अपने लोगों से उसके खिलाफ याचिका दायर करवाई। आज जब हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया तो आप उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, लाल बत्ती दे रहे हैं। तो कांग्रेस की नीयत यहाँ साफ साफ दिख रही है
कि आरक्षण के मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। बस्तर का आदिवासी भी समझ रहा है। सर्व आदिवासी समाज को जो भानु प्रतापपुर में वोट मिले हैं वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है, आप ये जान लें। जी जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। सुरेंद्र जी, दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं जो आरोप बीजेपी की तरफ से आ रहा है। पहली तो ये कि आरक्षण जो है वो आपकी लापरवाही के चलते ही लागू नहीं हो पाया और कोर्ट से जो है उसमें फैसले आए। एक तो ये आरोप है। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज का मुद्दा भी उठा रही है बीजेपी। उसका सीधे सीधे कहना है कि भानु प्रतापपुर तो बानगी है, जब चुनाव होंगे तो पूरे बस्तर में सर्व आदिवासी समाज का जो असर है वो कांग्रेस के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। क्या आपको लगता है ये फैक्टर आपके लिए कोई परेशानी का सबब बनेंगे? देखिए, दरअसल में जो आरक्षण को रोक लगाया है हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट का जो निर्णय है, इसके पीछे अगर बहुत बड़ी गलती है तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। उन्होंने जो नंदीराम पंवर की जो कमेटी बनाई थी उस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को शामिल नहीं किया, हेड काउंट नहीं किया और 50% से अधिक बढ़ा करके 58% तक के 54% तक के जब आरक्षण को ले गए तो उसका कोई उचित कारण वो हाई कोर्ट को बताने में असफल रहे। कांग्रेस की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, मगर हाई कोर्ट ने चूंकि इन तथ्यों का अभाव था इस कारण उसको अस्वीकार कर दिया और उस आरक्षण को फिलहाल रद्द कर दिया। अब इसमें नेक नीति का सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार ने तत्काल विधानसभा को विशेष सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुला करके आदिवासियों के आरक्षण के साथ साथ अनुसूचित जाति के आरक्षण को 1% बढ़ाया, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% तक बढ़ाया और माननीय राज्यपाल महामहिम के कथनानुसार तत्काल उसको मंजूरी के लिए भी भेज दिया। तो आज जिस तरह से राजभवन में आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है और जिस तरह से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो इससे अपने आप में प्रमाणित होता है कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा सर्व आदिवासी समाज का, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभय जी, आप सभी पत्रकार हैं। 18 के बाद बस्तर में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो दंतेवाड़ा का चुनाव हो, चाहे अभी भानु प्रतापपुर का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, सारे चुनाव में बस्तर की जनता ने लगातार कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके पीछे कारण यह है कि सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल अगर कांग्रेस पर आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाएगा तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो ही नहीं सकती। देश की आजादी के बाद संविधान सभा के समक्ष और जो अधिकार दिए और आरक्षण लागू करने की जो पहली कोशिश थी वो कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जो उस पिछड़े वर्ग के जो तमाम लोग हैं वो देश की बराबरी के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इस बात को कोई यकीन करेगा नहीं। चलिए, कोई यकीन नहीं करेगा कि जी बिल्कुल कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इस पर यकीन नहीं करेगा, बस्तर भी नहीं करेगा, बाकी का देश नहीं, ये आपका क्लेम। मनीष जी, जो पूरे मुद्दे आ रहे हैं उसमें एक और बड़ा इशू जो सीधे सीधे दिख रहा है कि दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको माना जा रहा है कि चुनाव में फैक्टर बन सकते हैं। एक जिस पर अभी लगातार चर्चा हो रही है सर्व आदिवासी समाज, दूसरा हो रहा है धर्मांतरण का मुद्दा। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण के इशू को हवा दी जाए और सर्व आदिवासी समाज की जो नाराजगी है उस पर भी उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े। क्या आपको लगता है कि बस्तर धर्मांतरण, आरक्षण, सर्व आदिवासी समाज जैसे इशूज से प्रभावित होकर वोट करेगा या उसके लिए बुनियादी सुविधाएं, सेहत, सड़क, रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? और देखिए अभय जी, बस्तर को जैसे हम जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है और ये आरक्षण का मुद्दा हो या धर्मांतरण का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता से जुड़ा हुआ है और आदिवासियों को सीधा सीधा इसका नुकसान हो रहा है। तो जो चीजें सीधे रूप में प्रभावित होंगी उनसे आप कैसे कल्पना करेंगे कि वो मुद्दे चुनाव में असर नहीं डालेंगे। चाहे आप 50 दावे दे दीजिए, पर कहीं ना कहीं जब आदमी की रोजी रोटी पर बात आती है, धार्मिक जब उसकी निष्ठा की बात आती है तो निश्चित रूप से उसकी नाराजगी जाहिर होती है। और जगह जगह पर अभी जिस ढंग से सर्व आदिवासी समाज हो या फिर आदिवासियों में जो डिलिस्टिंग की बात हो
या जो पिछले दिनों नारायणपुर में जो विवाद हुआ था, वो अगर उसको भी हम देखें तो इसके पीछे इसका जो मूल है वो जी। कहीं ना कहीं धर्मांतरण रहा है, और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव में बड़ा असर यानी करेगा। आप मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बनेगा। आज ही अगर कहें तो अरविंद नेताम जी को एक कारण बताओ नोटिस भी तारिक अनवर जी की तरफ से जारी किया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल रहें, इसके लिए आप 1 हफ्ते के भीतर जवाब दें। तो इस तरह के जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, क्या वो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है या घाटे का? निश्चित रूप से नुकसान होगा इसको। आदिवासी बड़े आदिवासी नेता हैं, और जिस ढंग से केंद्र में वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके परिवार से राज्य मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व हुआ है। उनके भाई, उनकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा में रहे हैं, जी। तो वो एक बड़े नेता हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उनकी पहचान है। अगर और वो जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, इन मुद्दों का जिस ढंग से रिएक्शन आ रहा है, और कांग्रेस नेतृत्व जिस ढंग से उसको रिएक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। और अरविंद नेताम आज भी अपना एक आधार जो है वो बनाए हुए हैं, और सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से जो धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। जी जी। अशोक जी, ये तमाम मुद्दे एक तरफ, आपने भी आदिवासियों की नाराजगी की बात की। आपने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का दावा है कि हमने तो जो उनकी ज़मीन ली गई थी, बहुत सारे आदिवासियों को बेदखल किया गया था, उनकी ज़मीन हड़पी गई थी, हमने उनकी ज़मीन लौटाई है। यहाँ तक कि वन अधिकार पट्टे दिए हैं उनके लिए, तमाम जो है वनोपज को के लिए सी मार्ट जैसी योजनाएं लाकर उनके वनोपज को बेहतर दाम दिया है। अब मुद्दा ये है कि आदिवासी अगर आपके साथ आता भी है तो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप ऐसा क्या नहीं कर पाए जो कि इस बार आदिवासी के लिए करेंगे? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में पूरी तरह से विकास का काम जी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहुंचा है। इनके शासनकाल में तो पूरी तरह बस्तर उपेक्षित रहा, लेकिन 12मासी सड़कों से गांव-गांव को जोड़ने का काम, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने का काम, रोजगार देने का काम, बस्तर के जनजाति लोगों को एक राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ है। अशोक आपने जी, अभी अशोक जी, 4 मैं साल में थोड़ा कुछ ऐसा अशोक किया जी, नहीं मैं है। थोड़ा आपसे डिफर करता हूं, क्योंकि जब आपका शासनकाल था तो मैं भी यहीं था और मैं खुद बीजापुर गया हूं, और अगर तब की स्थिति देखूं, जो स्थिति थी कि आप बीजापुर से आगे भोपालपट्टनम जाते हैं तो बरसात में नदियों का पानी ओवरफ्लो करता है और आप उस वहां भोपालपट्टनम तक पहुंच नहीं सकते, वो पूरा टापू बन जाता है। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो जो एक मेन रोड है जो कि आपको गीदम बीजापुर से होते हुए भोपालपट्टनम तक जाती है, उसके अलावा अगर दाएं बाएं जाने की कोशिश करें तो पुलिस तक स्वीकार करती थी कि हम आधे किलोमीटर से आगे हमारा कोई असर नहीं है। वो स्थिति आज नहीं है। एक हाईवे निकल रहा है वहां से और बहुत सारे गांवों तक सड़क पहुंची है। तो ये आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ हुआ नहीं बस्तर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जी। आप रायपुर से जगदलपुर तक जो रास्ता तय करता है, सफर जी, तय करते जी। हैं, तो पहले 10, 12, 15 घंटे लगते थे, लेकिन हमारे शासनकाल के बाद 5 घंटे 6 घंटे में लोग यानी आप बस्तर मानते हैं पहुंच कि रहे हैं। ये जो बदलाव आया है वहाँ अभी अशोक और जी, कॉरिडोर बनाया जा रहा है आप रायपुर से मानते हैं कि ये विशाखापट्टनम तक। बदलाव जो है ये आपकी देन है? सुरेंद्र जी, इस पर आपकी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, मैं एक छोटी प्रतिक्रिया देता हूं जी। कि पहले जो रायपुर से जगदलपुर सड़क बनी तो बस्तर के लोग समझते थे इससे पुलिस आएगी, इससे सेना आएगी, गोलियां चलेंगी और हम दोनों तरफ से मारे जाएंगे। आज जब धान खरीदी हुई है, वनोपज की खरीदी हुई है, किसानों के जेब में पैसे हुए हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी है, कार खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है, आज सड़क उनकी जरूरत है। अबूझ बाढ़ सड़क जो इस तरह से बना है और जिस तरह बाकी सड़कों का आप उल्लेख कर रहे हैं जी। ये बदलते हुए बस्तर की अपने आप में पहचान है, अपने आप में प्रतीक है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो भाई सीधी सी बात है, विपक्षी लोग हैं, अगर वो हम अच्छा करेंगे भी तो वो अच्छा कहने की स्थिति में नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बिल्कुल कह सकता हूँ, राजनीति में कई बार विकास ही मुद्दे नहीं होते, कई किस्म के मुद्दे होते हैं, उसके परिणाम भी कई किस्म के होते हैं। मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ
कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने बस्तर को सर्वोन्मुखी विकास देने की कोशिश की है और काफी हद तक सफल कोशिश की है। और मैं स्वयं बस्तर के तमाम इलाकों में दौरा किया हूं, मैं देखा हूं। वहां के अब समय आपके पास नहीं है, मगर एक गौठान है जी। उस गौठान में पेंट से लेके वैल्यू एडिशन, महुआ से लेके काजू की जो प्रोसेसिंग हो रही है, तमाम जो चीजें हो रही हैं, अपने आप में अभूतपूर्व है। चलिए, आपका मानना है कि सरकार ने बहुत बेहतर काम किया और वर्ग के बस्तर लोगों बदल को, रहा है, उसकी बड़ी राहत तस्वीर मिली। बदल रही है। जी। तो ये निश्चित तौर पे ये दावे जी। प्रतिदावों के बीच में ये चुनावी दांव-पेच तो चलते रहेंगे, सियासी दांव-पेच का साल है, तो हर पार्टी अपनी तरफ से निश्चित तौर पे बेहतर से बेहतर दावे करेगी कि हमने किया है। ये तय तो खैर अल्टीमेटली वोटर सर्वोपरि है और बस्तर का मतदाता, बस्तर का आदिवासी, बस्तर का रहवासी ही तय करेगा कि उसके लिए कौन बेहतर होगा। बहरहाल आप तीनों ने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे बस्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे का, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से बस्तर पर फोकस कर रही है, जिसको कि सत्ता की कुंजी माना जाता है, तो क्या वाकई इस दौरे से कार्यकर्ता इतना ऊर्जावान होगा, इतना प्राणवान हो सकेगा और वोटर इतना प्रभावित हो सकेगा कि बीजेपी को सत्ता तक वापस करा सके। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।